हेलो एवरीवन। तो आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग रिवाइज करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पेन लीजिए, हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, उनका जो फंक्शन है वो मस्ट भी कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ताकि जो है अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर जो भी प्राकृतिक चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंटेन करना, मतलब कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का जो एक फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो इंटरेक्ट करते हैं और जो एक दूसरे का फंक्शन कराने में मदद करते हैं। जैसे कि अपन जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज होती है मेंटेन करने के लिए अपने इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को, तो अपने को जो ऑक्सीजन का सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए रहता है। तो अब इससे जो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स के अंदर ये सभी बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज रोक दोगे तो जो एक्टिविटी जो नर्व्स की है, लंग्स की है, हार्ट की, किडनी की है, वो जो है नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएगी। तो इसलिए जो फंक्शंस है मसल का, लंग का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का और अदर ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए जब भी अपन फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है ये जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और एक्टिविटीज़ करवाते हैं अपने ऑर्गन्स की, ताकि ये जो है एक सिंक्रोनाइज वे के अंदर जो है वो फंक्शन करे। जैसे कि न्यूरल सिस्टम के जो है वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है, एकदम क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जो थोड़ा सा धीमा होता है, वो जो है हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन, सिनेप्स के अक्रॉस और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अपन समझेंगे। तो अब अपन बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो जो न्यूरल सिस्टम है सभी एनिमल्स का वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है, जिसको आप बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, अब जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल भी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन किसके अंदर, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर भी जो वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है कहीं में इंसेक्ट्स के अंदर, जहाँ पर ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज के साथ में। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स के पास जो है एक बहुत ही अच्छा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को जो अपन CNS बोलते हैं और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को अपन PNS बोलते हैं। अब पेरिफेरल फिर फर्दर आगे जाके जो दो में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं आप सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर दो में डिवाइड होता है, जो कि होता है एक सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, और एक और इसका डिवीजन होता है जो कि होता है विसरल न्यूरस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम भी एक इसका जो है वो पार्ट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगर CNS की, तो CNS जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और CNS जो है वो मेन साइट होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल की। ठीक है, और PNS और CNS जो वो एक साथ में जो वर्क करते हैं। ठीक है, अब जो CNS है उसके अंदर तो आपने देख लिया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और PNS के अंदर जो नर्व्स होती है, बॉडी की फाइबर्स वगैरह ये एसोसिएट होते हैं। तो PNS के अंदर दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है अफेरेंट फाइबर्स, एक होता है इफेरेंट फाइबर। AFF एक होता है अफेरेंट फाइबर्स, एक EFF इफेरेंट फाइबर्स। ठीक है, जो इफेरेंट फाइबर्स है, जो अफेरेंट फाइबर, पहले अपन बात करते हैं AFF अफेरेंट फाइबर की। तो आपने जैसे कुछ भी गर्म चीज़ है उसको एकदम से आपने टच करा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जो लेके गया है उसको बोलते हैं अफेरेंट फाइबर। ठीक है, तो इसको सिंपली अपन क्या बोलेंगे कि जो टिश्यू या फिर ऑर्गन से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक जो इन्फॉर्मेशन लेके गया है उसको अपन बोलेंगे अफेरेंट नर्व फाइबर्स। उसके बाद जो इफेरेंट नर्व फाइबर है वो जो है वो वहाँ पे जैसे आपने जो कुछ गर्म चीज़ को आपने टच किया तो एकदम से जो हाथ हटा, तो वो किसके कारण हुआ इफेरेंट फाइबर्स के कारण। ठीक है, तो ये जो है वो इम्पल्स कहाँ से, जो ये जो कहाँ से लेके आता है इन्फॉर्मेशन वापस CNS से, जिस भी ऑर्गन पे आपने जैसे हाथ है तो आपके हाथ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आया। ठीक है, बहुत ही फास्ट होता है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइड होता है फर्दर, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो जो है वो कहाँ से रिले करता है इम्पल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक। ठीक है, और मतलब जो आपकी जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, वहाँ तक जो ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है। उसके बाद आपका जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की तरफ काम करता है। ठीक है, तो और स्मूथ मसल्स जो है बॉडी की वहाँ पर। अब जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर दो के अंदर डिवाइड है, एक होता है सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। तो अब जैसे कुछ भी चीज़ है, कुछ अगर जैसे कि मान लो कोई भी एक हार्मोन है, तो वो अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ने अगर बढ़ाया है तो पैरासिम्पैथिक उसको कम करने का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपन अब बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम की। तो विसरल नर्वस सिस्टम भी जो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो पूरा मतलब नर्व्स होता है, फाइबर्स होते हैं, गैंग्लिया होता है, प्लेक्सस होता है।
ठीक है, जिससे जो है इम्पल्स ट्रेवल करती है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ से वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कितना अपना काम हो गया है, फिर वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन्स तक कि ये काम बचा है। इस हिसाब से जो डाइजेशन और ये सारी जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर। ठीक है, अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो अब न्यूरॉन एक जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 मेजर पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन्स। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अब जो सेल बॉडी है उसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसके पास जो एक सेल ऑर्गेनेलिज होती है और कुछ ग्लैंडुलर बॉडीज होती है जिसको बोलते हैं निसल ग्रैन्युअल्स। ठीक है, कुछ ग्लैंडुलर बॉडीज होती है जिसको अपन बोलते हैं निसल ग्रैन्युअल्स। ठीक है, उसके बाद इसके पास जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ब्रांच के साथ में जो कि रिपीट होते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कहीं को सेल बॉडी को, जिसके पास भी जो है निसल ग्रैन्युअल्स होते हैं जिनको अपन क्या बोल देंगे, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जो शॉर्ट फाइबर्स है जो कि रिपीट हो रहे बार बार, वो जो सेल बॉडी से प्रोजेक्ट कर रहा है आउटवर्ड, ठीक है, जिसके पास निसल ग्रैन्युअल्स भी है, उनको अपन बोल देंगे डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये जो फाइबर है ये इम्पल्स को किस तरफ शिफ्ट करता है, इम्पल्स को किस तरफ लाता है, सेल बॉडी की तरफ। अब जो एक्सॉन है वो लॉन्ग फाइबर होता है जो जिसका डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच जो होता है, और हर एक ब्रांच जो है वो एक टर्मिनेट करती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। ठीक है, तो एक जो एक्सॉन है वो लॉन्ग फाइबर होता है और उसका ये एक बात याद रखना है कि डिस्टल एंड जो है ब्रांच होता है अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और हर एक ब्रांच के पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। अब जिसके पास जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके पास जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे कौन से केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अभी जो एक्सॉन है वो क्या ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्स को कहाँ से, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से जो अवे लेके जाता है वो कौन है, एक्सॉन्स। ठीक है, अब और किस तरफ लेके जाता है, या तो सिनेप्स की तरफ जाएगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। ठीक है, अब जो अगर अपन नंबर की बात करें एक्सॉन और डेंड्राइट, तो न्यूरॉन जो है 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है मल्टीपोलर जिसके अंदर एक एक्सॉन होगा और 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट होंगे जो कि आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन, 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद अगला होता है आपका बाइपोलर। बाइपोलर के अंदर एक एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होती है जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रेटिना ऑफ आई में। तो रेटिना ऑफ आई में आपको देखने को मिलता है बाइपोलर। उसके बाद यूनिपोलर होता है जो कि आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है। अब 2 टाइप के एक्सॉन्स होते हैं जिसमें आप जो एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड शीथ। ठीक है, तो अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो इन्वेलप कहीं से होते हैं, श्वान सेल से और ओलिगोडेंड्रोसाइट से। ठीक है, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, माइलिन शीथ एक्सॉन करंट। तो एक्सॉन करंट जो माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं उसमें एक होते हैं श्वान सेल्स और एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, अब जो गैप्स होते हैं 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में उनको अपन क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनवायर। ठीक है, 2 जो गैप होते हैं 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में उसको अपन बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवायर। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर भी अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है जो कि इनक्लोज होते हैं श्वान सेल से, जो कि माइलिन शीथ को नहीं बनाते हैं एक्सॉन के अराउंड, और वो जो है वो ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर अपने को देखने को मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आएगा कि जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो जो कि इनक्लोज्ड होते हैं स्वान सेल से लेकिन माइलिन शीथ नहीं बनाते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और जो काई में आपको देखने को मिलते हैं ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। अब जो न्यूरॉन्स है वो एक एक्साइटेबल सेल्स होती है, क्यों, क्योंकि उनके मेम्ब्रेन जो वो पोलराइज स्टेट के अंदर रहती है। ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज स्टेट के अंदर क्यों रहती है, क्योंकि इनके पास जो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूरल मेम्ब्रेन पे। अब ये जो आयन चैनल्स है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है डिफरेंट आयंस को। ठीक है, जब न्यूरॉन जब कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब कि रेस्टिंग स्टेट पे होगा, तो जो एक्सोनॉर्मल मेम्ब्रेन है वो किसके कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होगी, तो मोर परमिएबल होगी पोटेशियम के, और इम्परमिएबल किसके हो जाएगी, सोडियम के। ठीक है, तो जब रेस्टिंग स्टेट में है तब किसके ज़्यादा परमिएबल है, वो पोटेशियम की, और इम्परमिएबल किसको है, सोडियम के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली जो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, एक्सोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो जब रेस्टिंग स्टेट में होगी तो जब वो इम्परमिएबल होगी नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, जब रेस्ट है, जब आराम कर रहे हैं, तब नेगेटिव चार्ज को भी इम्परमिएबल, और नेगेटिव चार्ज के साथ साथ सोडियम को भी इम्परमिएबल। ठीक है, अब जैसे जो एक्सोप्लाज्म जो इनसाइड जो एक्सॉन के जिसके पास हाई कंसंट्रेशन होता है कहीं का,
K+ आयंस का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, और लो कंसंट्रेशन होता है Na+ का। तो अगर अपन बात करें जो फ्लूइड जो आउटसाइड एक्सॉन के, उसके पास क्या होता है उस टाइम पे लो कंसंट्रेशन होता है कहीं का सोडियम का, हाई कंसंट्रेशन होता है Na का। तो इस कारण से ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना लेते हैं जब रेस्टिंग स्टेट में रहती है। अब ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन वो मेंटेन कहीं से होती है, जो कि ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, मतलब कहीं का आयंस का, कहीं से सोडियम पोटेशियम पंप से, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है 3 NO को आउटवर्ड करेगा और 2 K को अंदर लेगा। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है, जो आउटर सरफेस है एक्सोनॉर्मल मेम्ब्रेन की, उसके पास क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि वहीं जो इनर सरफेस है वहाँ पर जो वो जो क्या हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ये जो है पोलराइज कहलाती है। अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ है, तो उनको अपन इसीलिए बोल देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब आप बहुत ही क्यूरियस होंगे जो मैकेनिज्म है जो नर्व का जानने के लिए, तो इसके अंदर जो कंडक्शन होता है वो अलोंग द एक्सॉन होता है। ठीक है, जब स्टिमुलस अप्लाइड करते एक साइड पे कहीं पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की, तो जो अपन ने जैसे मतलब स्टिमुलस करी, ठीक है, तो अपने को अपना एम क्या है कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एक साइट ए होती है, आपने जो एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा, तो एक साइट होती है जिसको अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो वो एक साइट ए मान लेते हैं, एक साइट बी मान लेते हैं। ठीक है, जो साइट ए है जो कि उसके वो जो है ना फ्रीली परमेबल हो जाती है, जैसे अपन स्टिमुलस अप्लाई करा तो फ्रीली परमेबल हो जाती है किसके, सोडियम के, और इसके कारण क्या होता है कि रैपिड इन्फ्लक्स होने लग जाता है सोडियम का। ठीक है, और पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अब के और Na जो है वो आपस में उल्टे हो जाते हैं। मतलब पहले अगर के जो है वो जैसे रेस्टिंग स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो के है वो अंदर था और Na जो है वो बाहर था। तो अब क्या होगा एक्चुअली में, अब जो वो Na अंदर आने लगेगा और के बाहर जाने लगेगा, तो कितना Na अंदर आएगा, तो 3 Na जो है वो अंदर आने लग जाएगा और 2 के जो है वो बाहर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो इस कारण ये पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो आउटर, इस कारण से जो आउटर सरफेस है जो मेम्ब्रेन की, वो जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इनर सरफेस जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की, वो जो है वो साइट ए पे जो है वो रिवर्स हो जाएगी और इसीलिए वो जो है डीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, एक साइड ए के जो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो मतलब पोलैरिटी रिवर्स हुई, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो इस कारण से जो एक्शन पोटेंशियल हुआ जब अपन ने स्टिमुलस लगाया, और इसी को अपन नर्व इम्पल्स बोल देंगे। ठीक है, अब जो साइड से इमीडिएटली अगर अपन आगे की बात करें, जो एक्सॉन है, अब अपन एक जो है साइड बी मान लेते हैं। ठीक है, तो साइड बी के पास के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज आउटर सरफेस पे और नेगेटिवली चार्ज इनर सरफेस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है ना जो इनर सरफेस है, तो कहाँ से कहाँ होगा, साइड ए से साइड बी की तरफ, और जब आउटर सरफेस में जब करंट फ्लो होगा तब साइड बी से साइड ए की तरफ। ठीक है, तो इस कारण जाके जो वो सर्किट जो है करंट फ्लो का, मतलब ये सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जो एक सर्किट होता है ना जिसमें आपको मतलब करंट फ्लो अगर कराना है, तो आपको जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि जो साइड से वो प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, ताकि जो वो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो, तो जो उसके अंदर जो करंट है वो प्रॉपर्ली फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो वो पोलैरिटी जो है वो साइड की जो अपन एक्शन पोटेंशियल करते हैं तब रिवर्स हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, साइड बी पे। तो इसलिए जो इम्पल्स के जो एक्शन पोटेंशियल है वो साइड ए पे जो जनरेट हुआ वो जो है फिर साइड बी पे भी आ जाता है, और यही सीक्वेंस जो जितना बड़ा एक्सॉन होता है उसकी लेंथ के कॉन्सिक्वेंटली जो है रिपीट होती रहती है जब तक इम्पल्स अपन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो राइज होता है काइम में स्टिमुलेट इंड्यूस परमिबिलिटी जो Na की तरफ है वो एक्सट्रीमली बहुत ही मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है सोडियम के लिए जो परमिएबिलिटी है, और लेकिन जो है वो पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ही हाई हो जाती है, और मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो पोटेशियम है वो डिफ्यूज हो जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रीस्टोर कर लेता है कहीं को रेस्टिंग पोटेंशियल को मेम्ब्रेन की, कहाँ पे, जहाँ पे एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, और जो फाइबर जो है वो क्या हो जाते हैं, एक या उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं फर्दर स्टिमुलेशन के लिए। ठीक, अब अपन लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की। ठीक है, तो जो नर्व की इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से अनदर, एक जंक्शंस के कारण, जो जिस जंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है, एक सिनेप्स जो है वो कहीं से फॉर्म होता है, जो कि कहीं से फॉर्म होता है मेम्ब्रेन से, कहीं की प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। ठीक है, जो हो सकता है कि सेपरेट हो और ना हो। अगर वो सेपरेट है तो उनके बीच की जो गैप है उसको अपन बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है वो किसके थ्रू करता है, सिनेप्स के थ्रू। ठीक है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोलते हैं, जो गैप हो जाती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स अपने अंदर।
अब जो सिनेप्स है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है तो जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ताकि डायरेक्टली एक न्यूरॉन से अदर से एकदम डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है जो अपने अंदर जो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का वो बहुत ही सिमिलर होता है, ठीक है। इम्पल्स कंडक्शन जो होता है अपने सिंगल एक्सॉन के थ्रू। अब जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में हमेशा जो फास्टर होता है, लेकिन मैं जैसा बताया कि ये अपने सिस्टम के अंदर बहुत ही कम रहता है। अब अपन बात करते हैं जो वो केमिकल सिनेप्स की। तो केमिकल सिनेप्स जो मेम्ब्रेन जो होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की वही सेपरेट होती है एक फ्लूइड फील्ड कैविटी, एक स्पेस से, फ्लूइड फील्ड स्पेस से, जिसको आप बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो अब जो केमिकल होते हैं यहाँ पे जो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पर रिलीज होते हैं जो कि काई में इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन कराने के, काई के इम्पल्स के इस सिनेप्स की जगह पर। अब जो एक्सॉन के टर्मिनल है उनके पास क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं जो कि काई से फिल्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे होते हैं, जो एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं वहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर से फिल्ड होते हैं। जैसे इम्पल्स मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है काई के मूवमेंट को सिनेप्टिकल वेसिकल्स के किसकी तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ। और जब वो फ्यूज़ होते हैं कहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो फिर क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पर रिलीज़ करते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि दोनों गैपों के बीच में, ठीक है। अब जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड होते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। अब जो बाइंडिंग होती है वो क्या करती है, ओपन करती है कहीं की किसको, आयन चैनल्स को, और अलाउ करती है क्या, एंट्री कराना आयंस की, जो कि क्या जनरेट करेगा, नया पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और जो नया पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये ये एक्साइटरी भी हो सकता है, फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है, मतलब रोकने वाला या चालू करने वाला दोनों हो सकता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की। तो ब्रेन जो मेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये ब्रेन के सेक्ट कर सकता है कमांड एंड कंट्रोल की तरह। अब ये क्या कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गया, बैलेंस ऑफ बॉडी हो गया, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रिस्ट, 24 आवर की जो रिदम साइकिल अपनी बॉडी की, और एक्टिविटी कुछ सर्वल ग्लैंड्स की, और अपने बिहेवियर वगैरह की, और मैनी मोर, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, ये सभी कौन कंट्रोल करता है, अपना ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन जो कहीं से वेल प्रोटेक्टेड होता है, स्कल से, ठीक है। और स्कल के अंदर की तरफ जो ब्रेन जो कवर्ड होता है कहीं से, क्रेनियल मिनेंजिस से, ठीक है। क्रेनियल मिनेंजिस लेयर्स होती है, ठीक है, जिसके पास एक आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन ड्यूरा मैटर, ठीक है। उसके बाद एक थिन मिडिल लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्या, आर्केनॉइड। तीसरी होती है एक इनर लेयर जो कि कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के साथ में, जिसको बोलते हैं पिया मैटर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, पड़ से, PAD, पड़ सबसे अंदर, पिया मैटर, ए से आर्केनॉइड मिडिल लेयर जो कि थिन होती है, उसका ड्यूरा मैटर जो कि आउटर होती है। कौन सी डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो होती है पिया मैटर। अब ब्रेन जो वो फिर डिवाइड होता है 3 मेजर पार्ट्स के अंदर। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। जिसमें फोर ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम जो मेजर पार्ट बनाता है, मतलब 2/3 पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो कौन बनाता है, सेरेब्रम। एक डीप क्लेफ्ट जो है वो डिवाइड करता है सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स के अंदर, जो कि लेफ्ट और राइट। तो उन एक लेफ्ट और एक राइट 2 हाफ्स बने, तो इनको अपन बोल देंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अभी जो हेमिस्फीयर है इन दोनों को कनेक्ट करती है एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। जो नर्व फाइबर जिसके थ्रू दोनों हेमिस्फीयर अपने जो कनेक्टेड रहते हैं, नर्व फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब जो लेयर है सेल्स की जो कि कवर करती है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको अपन बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसको बोलेंगे, जो लेयर जो कि कवर करती है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। और वो उसके पास जो थ्रोन होती है, प्रोमिनेंट फोल्ड्स के अंदर वो थ्रोन होती है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसको अपन क्या रेफर करते हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ग्रे होता है अपीयरेंस में, इसलिए अपन उसको ग्रे मैटर बोल देते हैं। अब जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ है जो कंसंट्रेटेड इधर होती है, मतलब जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ है ना, तो ये ग्रे कलर हो रही है, किसके कारण होता है, ये आ रहा है न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के कारण। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके पास क्या क्या होता है, मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होते हैं, और लार्ज रीजन होते हैं जो कि
नाइदर क्लियरली सेंसरी भी एक्ट नहीं करते नॉर मोटर करते हैं, ठीक है। तो उन रीजन्स को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, मतलब कि जो सेंसरी और मोटर है उनका तो एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन उसके अलावा इनके पास एक और जो है वो एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, जहाँ पर मतलब सेंसरी या मोटर फंक्शन नहीं हो रहा लेकिन एसोसिएशन वाला फंक्शन हो रहा है, जो कि कहीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन अपने अंदर बॉडी के अंदर करना है, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन करवाना है, मेमोरी करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, तो ये सभी एसोसिएशन एरिया के काम में है, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं ट्रैक्ट्स के, जो कि कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से, जो कि क्या कंस्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, तो इसके कारण यहाँ पर जो है वो क्या आता है, एक ओपेक वाइट अपीयरेंस आता है इस लेयर को, तो इसलिए इसको वाइट मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फाइबर होते हैं ट्रैक्ट के, जो माइलिन शीथ के, जो कि इनर पार्ट बनाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो जो है वो ओपेक वाइट हो जाता है अपीयरेंस में, ठीक है, इसलिए उनको वाइट मैटर बोल देते हैं। अब जो सेरेब्रम है वो क्या रैप करता है, एक स्ट्रक्चर को रैप करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। जो थैलेमस क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का, मेन पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस। और अनादर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, जो कि होता है हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ पे होता है, बेस पे होता है थैलेमस के। हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी सेंटर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग। अब इसके पास जो सर्वर ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन भी सिक्रेट करता है। अब जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, जिसको अपन क्या, और एक जो ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर हो गए जैसे कि अमीगडला, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा, ये सभी एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्बिक लॉब और लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक लॉब या फिर लिम्बिक सिस्टम कहीं से बना होता है, जो इनर पार्ट होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, और ग्रुप होता है कहीं का एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमीगडला, हिपोकैम्पस और इन सब का, ठीक है। और जब हाइपोथैलेमस के साथ वो लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या करता है, रेगुलेशन करवाता है सेक्सुअल बिहेवियर का, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर और मोटिवेशन। तो ये सभी किसके काम है, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम के। अब अपन बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है वो लोकेट किसके बीच में होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में। और इसके थैलेमस हाइपोथैलेमस किसके, फोर ब्रेन के और पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेट होता है आपका मिड ब्रेन। अब इसके पास जो एक कैनाल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो कि क्या प्रोसेस करती है, जो कि पास करती है मिड ब्रेन के थ्रू। अब जो डोर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, उसके पास 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, ठीक है। जो डोर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, मतलब 4 राउंड के स्वेलिंग लोब्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। फिर अपन बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन जो कंप्राइज होता है कहीं का, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। मेडुला को अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। जो पोन्स होता है उसके पास क्या होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को, ठीक है। तो पोन्स का काम क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं उसके पास, जो कि ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करता है। अब जो सेरेब्रम है उसके पास जो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, एडिशनल स्पेस न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन हो जाए। अब जो मेडुला है ब्रेन का, वो कनेक्टेड कहीं से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। अब जो मेडुला है उसके पास क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। उसके बाद 3 मेजर रीजन होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपको एक बात याद रखना है कि ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, मिड और हाइंड ब्रेन मिलकर बनाते हैं। और हाइंड ब्रेन का भी कौन कौन से पार्ट, सिर्फ पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक मिड ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जो कनेक्शन फॉर्म होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्रेन स्टेम के थ्रू। करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की। तो आपने जो मतलब एकदम जो जैसे कुछ भी मतलब हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर उसके अपन जैसे आपके हाथ उस पर लगाओ तो एकदम से आपका पीछे चल जाता है, ठीक है। तो जो इंटायर प्रोसेस है जो रिस्पॉन्स करती है वो करती है पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, ठीक है, जो कि इनवॉलंटरी होता है, मतलब विदाउट कॉन्शियस एफर्ट या थॉट एक इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी पार्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स पाथवे है वो मतलब क्या है, एक अफेरेंट न्यूरॉन उसके अंदर एटलीस्ट होना ही चाहिए और एक इफेरेंट या फिर एक्साइटर न्यूरॉन उसके अंदर एक सीरीज़ के अंदर जो अरेंज होना चाहिए, ठीक है। अब जो अफेरेंट न्यूरॉन है वो क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से, और ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को कहीं से, डॉर्सल नर्व रूट से कहाँ तक, सीएनएस तक, ठीक है। अब जो इफेरेंट न्यूरॉन है वो वापस सिग्नल को लेके आता है कहाँ से, सीएनएस से इफेक्टर तक, ठीक है, जैसा मैंने आपको आगे समझाया था वही बात है। अब जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये जो है वो मतलब जो दोनों आपके हो गए, मतलब जैसे आपने कोई भी एक गर्म चीज़ को टच करा तो और वापस आपका हाथ पीछे गया, तो इन दोनों का जो है मिला के जो अपन क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स आर्क,
ठीक है। अब आप इसमें जो है वो मतलब एक मैकेनिज्म ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स आपने इसके अंदर देखा होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बताया गया है, ठीक है। नी के अंदर जर्क आता है तो किस हिसाब से होता है ये डायग्राम हम एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अब अपन बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की। तो सेंसरी ऑर्गन जो है वो हर टाइप पे डिटेक्ट करता है, मतलब चेंजेस जो भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और अप्रोप्रिएट सिग्नल पहुंचाता है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जहाँ पे सारे इनपुट जो प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड होते हैं, और सिग्नल फिर डिफरेंट पार्ट्स और सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक पहुंचते हैं, ताकि जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको अपन कैसे रेजिस्ट कर सकें, होमोस्टेसिस को कैसे अपन मेंटेन कर सकें। अब अपन बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले आपका आता है नोज। नोज के पास क्या होती है, म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके पास स्पेशलाइज रिसीविंग जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ये जो मेड ऑफ कहीं से होते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से, जिसके पास 3 अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बने होते हैं, 3 डिफरेंट काइंड्स की सेल होती है। अब जो न्यूरॉन्स है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के, वो एक्सटेंड कहाँ से होते हैं, अब एक्सटेंड कहाँ से होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट को डायरेक्टली कहीं में एक बोर्ड बीन साइज शेप्ड, जिसको क्या बोलते हैं आप, ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि एक्सटेंशन होता है कहीं का ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद आपकी मैं बात करता हूँ नोज और टंग, दोनों जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कहीं को डिजॉल्व केमिकल्स को। जो केमिकल सेंसेस है जैसे कि गस्टेशन मतलब टेस्ट का, और ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल का, आर फंक्शनली सिमिलर और इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब जो टंग है वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है टेस्ट को कहीं से, टेस्ट बड के थ्रू उसके पास क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो अब जैसे ही अपन ने टेस्ट करा फूड को या ड्रिंक लिया, तो ब्रेन जो है वो इंटीग्रेट कर लेता है डिफरेंट इनपुट, जो भी अपन खा रहे हैं पी रहे हैं उसका अलग अलग जो भी टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो उस हिसाब से, ठीक है। तो अब अपन जो है आई और ईयर जो है वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि इसकी अगली वीडियो होगी, जो कि पार्ट 2 होगी। आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी जो भी कमियाँ हो आप ऑडियो बुक के अंदर आप बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।